नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम प्रथम प्रश्न पत्र अद्यतन काव्य के अंतर्गत प्रयोगवादी कविता का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे तथा इसकी प्रवृत्तियों के विषय में चर्चा करेंगे। प्रयोगवाद हिंदी साहित्य का एक काव्य आंदोलन है। कहते हैं ना कि प्रत्येक क्रिया किसी न किसी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, उसी तरह विभिन्न काव्य आंदोलन भी कवियों के अनुभूति पक्ष में चल रही उथल पुथल का ही परिणाम होते हैं। जिस तरह द्विवेदी युग की घोर शुष्कता के विद्रोह के फलस्वरूप छायावाद का उदय हुआ तथा छायावाद की घोर एकांत तथा वैयक्तिकता के फलस्वरूप प्रगतिवाद प्रचलन में आया, उसी तरह प्रगतिवाद की घोर सामाजिकता के फलस्वरूप प्रयोगवाद काव्य आंदोलन के रूप में सामने आता है। प्रयोगवाद, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि नए नए अन्वेषण या अनुसंधान करने की लालसा, तो काव्य के क्षेत्र में भी कवियों ने जब नए नए प्रयोग, नए अन्वेषण, नए अनुसंधान करने का प्रारंभ किया, प्रयत्न किया, तब यह कविता प्रयोगवाद के नाम से हमारे सामने आई। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में यदि हम बात करें तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी इस कविता के प्रवर्तक के रूप में सामने आते हैं। 1943 में अज्ञेय जी ने अपने संपादन में तार सप्तक नाम के एक संकलन का प्रकाशन किया और इस संकलन में भाव, भाषा, दृष्टि तथा बिंब के आधार पर नए अन्वेषण करने वाले, नए प्रयोग करने वाले प्रयोगधर्मी कवियों की रचनाओं को प्रकाशित किया गया और ये कवि ही तार सप्तक के कवि कहलाए या पहले तार सप्तक के कवि कहलाए। अज्ञेय जी द्वारा 4 तार सप्तकों का प्रकाशन किया गया। पहला संकलन प्रकाशित किया गया था 1943 में। दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1951 में, इसमें भी 7 कवियों की रचनाएं संकलित थीं। तृतीय तार सप्तक का प्रकाशन 1959 में हुआ था तथा चतुर्थ और अंतिम तार सप्तक का प्रकाशन 1971 में हुआ था। इन चारों तार सप्तक में 7 अलग अलग प्रयोगधर्मी कवियों की रचनाएं संकलित थीं। तार सप्तक प्रयोगवादी कविता को प्रतिष्ठित करने, उसके रूप विन्यास का गठन करने में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब देखते हैं पहले तार सप्तक में कौन कौन से कवि सम्मिलित थे। तो पहले तार सप्तक में जिन कवियों की कविताएं संकलित हैं वे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमिचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा तथा स्वयं अज्ञेय। ये सभी कवि नवीन बोध, नवीन संवेदनाओं, नवीन शिल्प तथा नवीन प्रयोगों के प्रति आश्वस्त थे। ये कविता के क्षेत्र में नए बोध को लेकर के सामने आए थे। इस संकलन में अज्ञेय ने प्रयोगों के औचित्य को इन शब्दों में सिद्ध किया। कवि अनुभव करता है कि भाषा का पुराना व्यापकत्व उसमें नहीं है। शब्दों के साधारण अर्थ से भी बड़ा अर्थ हम उसमें भरना चाहते हैं, पर उस बड़े अर्थ को पाठक के मन में उतार देने में हम साधन जो चाहते हैं वो अपर्याप्त हैं। वह या तो अर्थ कम कर पाता है या कुछ भिन्न रूप पाता है। अर्थात अज्ञेय कहना चाहते हैं कि साहित्य की पुरानी रूढ़ियाँ अब नवीन
अर्थवत्ता देने में असक्षम हो गई हैं। अर्थबोध की अब उनमें पहले जैसी क्षमता नहीं रही। आगे ये मानते हैं कि प्रयोगवादी कवियों से पहले भी हुए हैं। ऐसा नहीं कि इसी काल में कविता में प्रयोग किए गए हैं। छंद मुक्ति का जो प्रयोग है वो निराला के द्वारा छायावाद में ही प्रारंभ हो गया था। परंतु इस काल में किसी विशेष दशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति होना स्वाभाविक है, किंतु कवि क्रमशः अनुभव करता आया है कि जिन क्षेत्रों में प्रयोग हुए हैं उनसे आगे बढ़कर अब उन क्षेत्रों में अन्वेषण करना चाहिए जिन्हें अभी छुआ ही नहीं गया या जिनको अभेद्य मान लिया गया है। तार सप्तक छपने के लिए शामिल कवियों ने कुछ सिद्धांत बनाए थे, जिसमें दूसरा मूल सिद्धांत यह था कि संग्रहित कवि ऐसे होंगे जो कविता को प्रयोग का विषय मानते हों, जो यह दावा नहीं करते कि काव्य का सत्य उन्होंने पा लिया है या केवल अपने को ही अन्वेषी मानते हैं। अर्थात काव्य एक सतत चलने वाली परंपरा है जिसमें सदैव विकास की संभावना बनी रहती है और वो विकास हमें प्रयोगों के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। प्रयोगवादी कवि स्वयं को राहों के अन्वेषी मानते थे। यद्यपि सप्तक के कवि किसी राजनैतिक विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध नहीं थे, तथापि इनमें से प्रमुख कवियों में नेमीचंद जैन, शमशेर बहादुर सिंह तथा नरेश मेहता, रामविलास शर्मा तथा मुक्तिबोध विशुद्ध रूप से समाजवादी माने जाते हैं। अर्थात इनके अंदर साम्यवाद की भावना देखने को मिलती है। वे मन, वचन, कर्म तीनों से समाजवादी सोच, विचार और क्रियाशीलता के कवि सिद्ध होते हैं। प्रयोगवादियों में शमशेर, अज्ञे, गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती में दमित काम वासनाओं और संवेदनाओं का व्यापक चित्रण है। इनका भी रुझान है तो वासनाओं को शब्दार्थ विधान प्रदान करने में, तथा भवानी प्रसाद मिश्र विशुद्ध गांधीवादी हैं। गांधीवाद तथा संवेदनात्मक कवि के रूप में उनको साहित्य में स्मरण किया जाता है। व्यापक जीवन अनुभव उनकी कविता का आधार है। शिल्प की नव्यता और प्रायोगिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। प्रयोगवादी काव्य धारा की कविताओं में जहाँ कवियों का घोर अहमनिष्ठ व्यक्तित्व झलकता है, वहीं उनमें जीवन का नग्न यथार्थ भी काव्यबद्ध हुआ है। अर्थात वो जीवन की कुरूपताओं से डर कर नहीं भागते, बल्कि उसको जीवन का अंग मानते हुए कविता का विषय बनाकर सामने लाते हैं। अतिबौद्धिकता भी कहीं कहीं हताशा और निराशा को भी इस कविता की एक विशेषता बनाकर उभारते हैं। इस धारा में रूप, सौंदर्य और श्रृंगार विषयक कविताएं शिल्प की नवीनता के कारण तो नवीन है ही, किंतु उनकी भाव और विचार संपदा भी रीतिकालीन काव्य संपदा की पुनरावृत्ति प्रतीत होती है। इन कवियों ने बिंब, प्रतीक और मिथकों की दृष्टि से हिंदी साहित्य को पर्याप्त समृद्धि दी। इनका छंद विधान भी नवीन और व्यापक है तथा छंदहीन कविता के रचनाकारों ने छंदों के प्रयोग, लंबी छंदहीन कविताओं में तुकांतों के प्रयोग और लयबद्धता के अनायास संयोजन से विशेष परहेज नहीं किया। नव्यता के प्रति इनका लगाव और विशेष आग्रह है, चाहे काव्य विधाओं की नव्यता हो या नवीन प्रयोगों की। प्रयोगवादी काव्य धारा के बीच ही नई कविता का प्रस्फुटन हुआ। जैसा हम जानते हैं 1943 के पश्चात की कविता प्रयोगवादी कविता कही गई, तथा प्रयोगवादी कविता का ही विकसित रूप 1954 में जगदीश गुप्त की पत्रिका नई कविता के प्रकाशन के साथ हमारे सामने आया, तथा प्रयोगवादी कविता ही अपने विकसित रूप में नई कविता के रूप में साहित्य संसार के सामने आई। नई कविता में कोई विशेष नयापन नहीं है, वे हमें प्रयोगवादी कवियों का ही एक नया रूप
बन करके दिखाई देती है। नई कविता निराशा, कुंठा, मरण धर्मिता तथा जीवन के अभावों को भी व्यक्त करती है। नई कविता का एक बहुत बड़ा हिस्सा लोक जीवन की अभिव्यक्ति करता है। अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर, धर्मवीर भारती, केदारनाथ अग्रवाल, जिन्हें प्रगतिवाद का हृदय भी कहा जाता है, केदारनाथ सिंह, जगदीश गुप्त आदि नई कविता के कवि माने जाते हैं। नई कविता के पश्चात 1960 के आते 1960 के पश्चात की कविता को हिंदी साहित्य में साठोत्तरी कविता का नाम दिया गया है। इस कविता में अकविता, अति कविता, ठोस कविता, भूखी पीढ़ी की कविता, अस्वीकृत कविता, बीट कविता, अनागत कविता, समकालीन कविता आदि अनेक काव्य आंदोलन चले जो अल्पजीवी ही रहे, अर्थात उनका काल अत्यधिक दीर्घावधि का नहीं रहा। इस काल की कविताओं में कुंठा, संत्रास, घुटन, टूटन, दुविधा आदि का ही प्रगटीकरण है। व्यंग इन कविताओं का मूल स्वर है। धूमिल, मुक्तिबोध, पद्मधर त्रिपाठी, चंद्रकांत देवताले, ऋतुराज, लीलाधर जगूड़ी, विष्णुचंद्र शर्मा आदि इस नवीन काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। कविता का रथ अनवरत रूप से चलता ही जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब उसका रुझान सहज कविता की ओर है, जिसमें मुख्य भूमिका गहन संवेदना की है। तो हम देखते हैं कि प्रयोगवादी कविता किस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई पहले नई कविता के रूप में विकसित होती है, उसके पश्चात उसका पारण साठोत्तरी कविता में होता जाता है तथा उसका रूप पहले से बदल जाता है। अब हम देखते हैं प्रयोगवादी कविता के प्रमुख कवि तथा इसकी प्रवृत्तियों को। प्रयोगवादी कविता के प्रमुख कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी, जो कि प्रवर्तक हैं, गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, गजानन माधव, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, लक्ष्मीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नेमिचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे, शकुंतला माथुर तथा नरेश मेहता आदि। इस काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। पहली तथा प्रमुख प्रवृत्ति है घोर वैयक्तिकता। प्रयोगवादी कवि समाज से विद्रोह करता है, वो अपनी वैयक्तिकता में ही जीना और मरना चाहता है। प्रयोगवादी कवि को समाज की नहीं, स्वयं की चिंता है, वह पूर्णतः आत्म केंद्रित है। इसीलिए वह अपनी व्यक्तिगत निराशा, कुंठा, घुटन को व्यक्त करता है और इसी को ही अपने जीवन का उद्देश्य समझ लेता है। गिरजा कुमार माथुर की रचना का एक अंश देखते हैं। मैं शुरू हुआ मिटने की सीमा रेखा पर, रोने में था आरंभ किंतु गीतों में मेरा अंत हुआ। इसी तरह आगे भी कहते हैं, किंतु हम है दीप, हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा, कि हम समाज में रहते अवश्य हैं, मुख्य धारा में स्वयं को समाहित किए हैं, किंतु हमारा स्वतंत्र अस्तित्व है। दूसरी विशेषता इस काल के कवियों की है अति यथार्थवाद। छायावादी काव्य आदर्शवादी था, उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रगतिवादी काव्य यथार्थवादी बना, किंतु प्रयोगवाद ने अति यथार्थवाद को अपनाया। कहते ना, अति सर्वथा वर्जते, अति हर चीज की बुरी है। सच्चा कवि जीवन में भी जो भी कुछ सुंदर या करूप होता है उसे अपनी कल्पनाशीलता से ग्राह्य रूप में प्रस्तुत करके जीवन को देने योग्य बनाता है। इन कवियों ने सुंदर असुंदर सबको गड्ढ-मड्ढ करके रख दिया, बल्कि भद्देपन की अधिक अभिव्यक्ति की। सुरग था ऊपर, नीचे पाताल था, अपच के मारे बहुत बुरा हाल था, दिल दिमाग घुसका, खद्दर का खाल था। नागार्जुन की पंक्तियां हैं ये, जो अति यथार्थवादी स्वरूप को प्रस्तुत करती हैं।
इन कवियों का मानना था कि अनगढ़ और परुष वस्तुओं में भी सौंदर्य मिलता है। अतिबौद्धिकता, प्रयोगवादी कवि केवल बुद्धिवाद के बल पर जीवन को समझना चाहता है, परंतु वो ये नहीं जानता कि जीवन का रहस्य केवल बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। जीवन को जीने के लिए बुद्धि और हृदय दोनों का ही संयोग आवश्यक है। उसके लिए भावना भी उतनी आवश्यक है जितनी बुद्धि। फलतः प्रयोगवादी कवि जीवन के सत्य को ना पाकर आस्था, शंका और अनिश्चय का ही शिकार हो जाता है। उदाहरण के रूप में हम दुष्यंत कुमार की पंक्तियां देखते हैं। अनजानी लगती है अपनी ही पुकार, छू छू कर लौट आती हर गली द्वार। इसी अनास्था और शंका ने उसमें निराशावाद को जन्म दिया। फलतः ये कभी पराजय की भावना से त्रस्त होकर जीवन से पलायन करने की सोचते हैं। चौथी विशेषता है मान्यताओं के विरुद्ध विद्रोह। प्रयोगवादी कवि नवीन राहों के अन्वेषी थे तथा पुरानी सड़ी गली मान्यताओं और परंपराओं का वो पूरी शक्ति के साथ विद्रोह करते दिखाई देते हैं। वे प्राचीन परंपराओं और सांस्कृतिक दाय को नकारते हैं, वे उसके विरुद्ध विद्रोह करते हैं। उसे ना तो अध्यात्म दर्शन में विश्वास है, ना ही भौतिक दर्शन में। समाज की प्राचीन व्यवस्था तो नवीन के प्रहार से भग्न हो गई, पर नवीन व्यवस्था का स्वरूप निर्मित नहीं हो पाया। फलतः ये कवि त्रिशंकु की तरह अधर में लटके हुए हैं। वे अपनी आस्था और अनास्था के मध्य डोलते दिखाई देते हैं। अज्ञेय देव संस्कृति पर प्रश्न करते हुए, आस्था पर प्रश्न करते हुए कहते हैं, हे देव, मैं क्यों करूं आराधना तुम्हारी? तुम मुझे दे क्या सकते हो सिद्धि के सिवाय, जो कि मैं स्वयं हूं। इसके अतिरिक्त इन कवियों में व्यंग्यात्मकता प्रखर रूप से देखी जाती है। ये कवि जीवन के समस्त आस्थाओं पर व्यंग के माध्यम से चोट करते दिखाई देते हैं। अज्ञेय कहते हैं, सांप, तुम सभ्य तो नहीं हुए, नगरों में बसना भी तुम्हें नहीं आया, पर एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? डसना कहाँ से सीखा, विष कहाँ से पाया? तो इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक तथाकथित सभ्य समाज पर चुटकी लेते हुए अज्ञेय व्यंग्यात्मकता के माध्यम से अपनी भावना अभिव्यक्त करते हैं। अब देखते हैं इस काव्य के कला पक्ष को। मनुष्य के मन में उलझे हुए भावों को ठीक उसी रूप में प्रकट करने के दुराग्रह के कारण इनकी शैली प्रायः दुर्बोध और अस्पष्ट हो गई है। छंदों की संगीतात्मकता का तिरस्कार करने के लिए ये प्रायः मुक्त छंदों का प्रयोग करते थे, जिनकी अनगढ़ता अक्सर एक गद्यमयी शुष्कता को जन्म देती थी। भाषा भी उनकी अव्यवस्थित थी। यह अव्यवस्था इन्होंने जानबूझकर पैदा की थी। उन्होंने विभिन्न शास्त्रों के शब्दों, प्रादेशिक भाषाओं के शब्दों, अंग्रेजी, उर्दू के शब्दों का अजीब घाल मिल करके नवीन प्रयोग करने का प्रयास किया, और यह नवीनता के अत्यधिक आग्रह का दुष्परिणाम बनकर सामने आया। नवीनता का यह मोह नए उपमानों की खोज में और भी प्रबल हो उठा है। कुछ उदाहरण देखिए। प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया है। दूसरा, ऑपरेशन थिएटर सी, जो हर काम करते हुए भी चुप है। तीसरा, बिजली के स्टोव सी, जो एकदम सुर्ख हो जाती है। घा, पहले दर्जे में लोग कफन की भांति उजले वस्त्र पहने। तो ये नए उपमान हैं, नए उदाहरण हैं, जो हमारे प्राचीन उपमानों से भिन्न हैं, परंतु ये प्रयोग की दृष्टि से अत्यधिक आग्रह का परिणाम बनकर सामने आते हैं, ना कि काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो नवीन उपमानों का प्रयोग जो है वो इनके कला पक्ष को बोझिल बना देता है।
परंतु नए उपमानों का प्रयोग जो है प्रयोगवादी और नई कविता के लिए अनिवार्य भी था। आगे खुद कहते हैं कि कर गए हैं देवता कूच इन प्रतीकों से, कहीं अधिक घिसने से बासन का मुलम्मा छूट जाता है। उसी तरह से नए भावों को प्रदर्शित करने के लिए पुराने उपमान अब तर्क संगत नहीं रह गए हैं। इन कवियों द्वारा ऐसे जबरदस्ती से उपमानों की भर्ती द्वारा काव्य में सौंदर्य की सृष्टि नहीं हो पाई, बल्कि अभिव्यक्ति बोझिल होकर के रह गई। अब हम देखते हैं इस काव्य धारा के मूल्यांकन को। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रयोगवाद के नाम पर बहुत कुछ ऐसा लिखा गया जिसका साहित्यिक मूल्य नहीं है, परंतु उसमें कुछ अंश ऐसा भी है जिसमें साहित्य की संपत्ति बनने की क्षमता है। कहीं कहीं शैलीगत सौंदर्य, काव्य विधाओं के नवीन प्रयोग, विषय क्षेत्र का विस्तार और कहीं मार्मिक प्रतीकों, बिंबों और व्यंगों का विधान इस काव्य भाषा को विशिष्ट उपलब्धियां प्रदान करता है तथा साहित्य के क्षेत्र में नवीन मौलिक सर्जना का उद्घोष करने का संदेश देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं प्रयोगवादी कविता, नई कविता, इनकी प्रवृत्तियों को, इनके प्रमुख कवियों को। आशा है कि प्रयोगवादी कविता का परिचय प्राप्त करने के पश्चात अपने अगले वीडियो में हम विचार करेंगे अज्ञेयवाद के प्रवर्तक अज्ञेय की काव्य शैली एवं कृतित्व के विषय। धन्यवाद।